बच्चों देखो, लेट अस स्टार्ट विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों आवाज आ रही है ना ऑनलाइन वाले बच्चों? यस सर। ऑलराइट। SN1 and SN2 are two methods in which nucleophilic substitution takes place. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एल को हम क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप प्लस न्यूक्लियोफाइल। एल भी न्यूक्लियोफाइल है, एल भी न्यूक्लियोफाइल है, और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। होगा क्या, लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। प्लॉट क्या बनेगा? RNU प्लस एल माइनस। दिस इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल ये दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर रहा है। क्लियर हो गया बच्चों? दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब SN1 में क्या होता है और SN2 में क्या होता है? लेट अस स्टार्ट विद SN1। SN1 इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। दो स्टेप में हो रही होती है रिएक्शन। पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप बाहर निकल गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप गाइस। RL में से R प्लस एल माइनस बन चुका है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में R प्लस पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, क्या बना दिया? RNA। दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है गाइस? क्लियर है यहां तक हर एक बच्चे को? गुड। सो दिस इज योर रिएक्शन SN1। कोई डाउट किसी बच्चे को? द फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट? वन। हेंस इट इज यूनिमोलिकुलर, वन डिनोट्स यूनिमोलिकुलर। क्लियर है बच्चों? तो इसका जो रेट होगा वो क्या होगा? के इंटू आर एल, या के इंटू सबस्टेट। RL को हम क्या बोलते हैं? सबस्टेट, रिएक्टेंट। अनदर टर्म फॉर सबस्टेट इज रिएक्टेंट। क्लियर है गाइस? दिस इज द रेट फॉर SN1 बच्चों। क्लियर है यहां तक? It does not depend on the concentration of the attacking nucleophile. It does not depend on the concentration of attacking nucleophile. कि न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में आ रहा है। समझे या नहीं समझे गाइस? न्यूक्लियोफाइल इज टेकिंग पार्ट इन द सेकंड स्टेप विच इज नॉट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है यहां तक? हाँ। तो बच्चों रेट समझ गए? रेट इज के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। न्यूक्लियोफाइल हैज नथिंग टू डू विद द रेट गाइस, कि फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखो बच्चों, डू यू रियलाइज और नॉट, यहाँ पे कार्बोकटायन बन रहा है। कार्बोकटायन जितना स्टेबल होगा उतना रिएक्शन जल्दी होगा। अब कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? सो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर आर। आर अगर 3 डिग्री है तो रिएक्शन जल्दी होगी, 2 डिग्री है कम होगी। और एक काम करता हूं, इससे आगे मैं एक CH3 और लिख देता हूं। CH3 सबसे कम होगा। क्लियर है बच्चों? समझ आया नहीं आया? रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू आर। अच्छा एक और चीज गाइस, बेंजाइल और अलाइल विल बी हाईली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। मतलब यहां पे मैं एक काम करता हूं, मैं केस लेके समझाता हूं। पहले मैं लेता हूं 3 डिग्री का एग्जांपल। मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये काफी स्टेबल है। इसका कार्बोकटायन जो बनेगा, इसका कार्बोकटायन रिलेटिवली लेस स्टेबल है। इसका कार्बोकटायन और कम स्टेबल है, हाईली अनस्टेबल गाइस। समझे या नहीं समझे बच्चों? ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये उससे कम स्टेबल है, ये उससे कम स्टेबल है, ये सबसे कम स्टेबल है। गॉट इट और नॉट बच्चों? समझे या नहीं समझे गाइस? सो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN1। क्लियर है यहां तक? अच्छा यहाँ पे जो हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन देख रहे हैं वो उसके लिए इफेक्ट कौन सा ऑब्जर्व कर रहे हैं?
हाइपर कॉन्जुगेशन, करेक्ट। एक और चीज गाइस, बेंजाइल बहुत जल्दी रिएक्शन देगा, अलाइल थोड़ी धीरे देगा, लेकिन ये बहुत आसानी से तुम्हारा SN1 दे देंगे। इनफैक्ट दीज आर बेटर, दीज बोथ आर बेटर देन 3-2-1। क्यों बच्चों? कि यहां पे जब तुम लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल के कार्बोकैटायन बनाओगे, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। दैट इज गोइंग टू बी रेजोनेंस स्टेबलाइज। समझ में आया नहीं आया बच्चों? प्लीज लेट मी नो, क्लियर और नॉट क्लियर है? दैट्स गुड। So that is what you have. Benzyl, then allyl, then 3-2-1, then CS3। एक और चीज गाइस, विनाइल। मैं एक काम करता हूँ, लिविंग ग्रुप में मैं एक केस ले लेता हूँ, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन इज अ लिविंग ग्रुप, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट इज अ लिविंग ग्रुप इन आवर केस। ये है विनाइल क्लोराइड। एक और केस देखते हैं, एराइल क्लोराइड। हाँ बच्चों, क्या इनमें SN1 हो सकता है? इन दोनों में SN1 नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड टू रीजंस। एक, तुम क्लोरीन बाहर निकाल के पॉजिटिव बनाओ, हाईली अनस्टेबल। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, यहां पे भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, हाईली अनस्टेबल बच्चों। एक और चीज गाइस, देयर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन द CCl बॉन्ड। CCl बॉन्ड में कैसा है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तोड़ना इज नॉट इजी। मैंने तुम्हें दो रीजन दे दिए वाई दिस विल नॉट शो SN1। एक, कार्बोकैटायन इज नॉट स्टेबल, दूसरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कार्बोकैटायन नॉट स्टेबल एंड Cl bond has डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो तोड़ना इज नॉट इजी बच्चों। क्लियर है यहाँ तक गाइस? दैट्स गुड। सर जैसे आपने हाइपर कॉन्जुगेशन में बात करी थी ऊपर, हाँ हाँ, तो उसमें अगर हाइपर कॉन्जुगेशन में सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आ रहे तो हम क्या कोई दो केस हम उठा रहे हैं सेम आ रहे हैं? तो इंडक्टिव देख लेंगे। इफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज सेम फॉर बोथ देन गो एज पर इंडक्टिव। कि हाइपर कॉन्जुगेशन से वीकर इफेक्ट आता है इंडक्टिव, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में सेम है तो इंडक्टिव पे जाओ। रेजोनेंस है तो हाइपर कॉन्जुगेशन इग्नोर कर दो, हाइपर कॉन्जुगेशन है तो इंडक्टिव इग्नोर कर दो, और अगर ये सेम आ रहे हैं तो गो फॉर इंडक्टिव, इन दैट ऑर्डर। अच्छा बच्चों, 1 सेकेंड गाइस, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? गाइस इसमें SN1 गिव्स पुअर यील्ड। व्हाई? क्योंकि जो कार्बोकैटायन है वो बेसिकली 1 डिग्री है। 1 डिग्री में तुम कहोगे रीअरेंजमेंट हो जाएगा, रीअरेंजमेंट जो कि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। रीअरेंजमेंट के बाद ये 3 डिग्री बन जाएगा बच्चों, ये इधर शिफ्ट कर जाता है एंड द कार्बोकैटायन बिकम्स 3 डिग्री। ये अभी तुमने पढ़ानी है, डोंट वरी अबाउट इट, पढ़ेंगे। बट द पॉइंट रिमेन्स, पहला जो कार्बोकैटायन बन रहा है क्या वो स्टेबल है? द इनिशियल कार्बोकैटायन विच इज फॉर्म, इट इज 1 डिग्री गाइस, तो पुअर यील्ड इन SN1। हाँ बेटा, दिस रिजल्ट्स इन पुअर यील्ड इन SN1। ये मैं सारे एक्सेप्शन उठाता हुआ चल रहा हूं जहां पे तुम्हारा SN1 नहीं होगा। कर लिया नोट गाइस? एक और केस लेते हैं। नो SN1। क्यों बच्चों? ब्रिजहेड कार्बन है ये, दीज कार्बन आर नोन एज, ये जो कार्बन है, लेट मी मार्क देम डाउन, दीज आर नोन एज ब्रिजहेड कार्बन बच्चों। मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, यहां पे तुम कार्बोकैटायन बनाने की कोशिश करोगी SN1 में? कार्बोकैटायन का मतलब होता है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, का मतलब होता है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है?
sp2, कार्बोकैटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब इट शुड बी प्लेनर, इट कैन नॉट बिकम प्लेनर। तुम यहां पे कार्बोकैटायन बनाओगे वो प्लेनरिटी अचीव ही नहीं कर सकता, एंड दैट इज द रीजन देयर इज नो SN1, देयर कैन नॉट बी प्लेनरिटी इन दिस पर्टिकुलर केस। समझ आया नहीं आया बच्चों? ब्रिजेड कार्बन में देयर इज नो SN1, SN2 भी नहीं होता, वो आगे पढ़ेंगे हम, वी विल स्टडी के इनमें SN1 नहीं होता, ना ही SN2 होता। मैं लिख देता हूं, बाद में तुम्हें समझा दूंगा व्हाई इट हैपेंस लाइक दैट। इसमें भी पुअर यील्ड इन SN2। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? और ये भी, इन दोनों में भी नो SN1 SN2। ये जो मैंने जितनी भी केसेस करवाए हैं एक्सेप्शंस, इन तीनों में ही नो SN1 SN2। इसमें पुअर यील्ड, इसमें नो SN1 SN2, ऊपर वाली जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर था उसमें भी नो SN1 SN2। SN2 क्यों नहीं होगा भाई? यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इज नॉट इजी, एज आई टोल्ड यू। इसमें पुअर यील्ड इन SN2 क्यों है? विल स्टडी दैट आफ्टरवर्ड्स। ब्रिजेड कार्बन में क्यों SN2 नहीं होता? विल स्टडी आफ्टरवर्ड्स। क्लियर है यहां तक? एक और चीज बच्चों, लेट अस टेक अनदर केस, होल्ड ऑन अ सेक गाइस। इसके बारे में क्या कहना है? क्या ये SN1 दिखाना चाहेगा? SN1 गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिविंग ग्रुप बाहर फेंका, पॉजिटिव बनाया, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, इट विल बी स्टेबलाइजिंग बाय रेजोनेंस। क्लियर है या नहीं बच्चों? तो इसके अंदर SN1 भी होता है, SN2 भी होता है, SN1 भी होता है, SN2 भी होता है। तो कौन सा होगा? हाउ डू यू डिटरमाइन दैट? इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स, कि SN1 सोचे या SN2 सोचे। लेकिन आइडिया इसमें SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दैट? हमें लिविंग ग्रुप हटा के कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। एक और केस लेते हैं बच्चों। वन सेकेंड गाइस, SN1 की बात कर रहा हूं बच्चों में। किसकी बात कर रहा हूं? SN1 की। बताओ गाइस, SN1 सबसे जल्दी किस में होगा? 1 में, फिर 3 में। कि कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो OMe है वो रेजोनेंस से डोनेट करता है, स्टेबलाइजिंग द कार्बोकैटायन। इसमें कोई ग्रुप तो है नहीं जो स्टेबलाइज कर रहा हो, मतलब रिंग से स्टेबलाइजेशन आ रही है वो अलग है, वो तो हर एक में आ रही है, लेकिन कोई ग्रुप ऐसा नहीं है जो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा हो। जबकि यहाँ पे NO2 क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा होता है वाया रेजोनेंस। तो बेसिकली तुम्हारा वो कार्बोकैटायन का पॉजिटिव चार्ज और बढ़ा रहा है, डिस्टेबलाइजिंग इट। समझ आया नहीं आया बच्चों? OMe is donating, NO2 is pulling. Getting the idea or not? अब पॉजिटिव चार्ज अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स और पुल करेगा तो वो तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है ना, डिस्टेबलाइजिंग द मॉलिक्यूल। सो दिस इज व्हाट यू हैव बच्चों। कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? हाँ, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो वो स्टेबलाइज हो रहा है, तो SN1 के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ गए गाइस? गुड। एक और चीज बच्चों, अगर मैं लेता हूं ये, इसमें पहले कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन का मतलब प्लेनरिटी, हाँ है ना बच्चों? अब इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। सिंस इट इज प्लेनर, द अटैक कैन बी फ्रॉम अबव और बिलो।
तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो तो ये बनेगा। बट डू यू रियलाइज ये जो कायरल कार्बन है, देयर इज अ कायरल कार्बन इन द मॉलिक्यूल, देयर इज अ कायरल कार्बन इन द मॉलिक्यूल, लेकिन उस कायरल कार्बन में दोनों कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। कि ये प्लेनर हो चुका था, न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, तो जो तुम्हारा प्रोड बन रहा है, जो ऑप्टिकली एक्टिव प्रोड बन रहा है, वो दोनों बनने के बराबर चांसेस है, डी एज वेल एज एल। सो बेसिकली व्हाट यू हैव ओवर हियर इज अ रेसमिक मिक्सचर, व्हाट यू गेट इज अ रेसमिक मिक्सचर। दोनों बनते हैं, दोनों ही एंटियोमर्स बनते हैं इन इक्वल अमाउंट्स, यू गेट अ रेसमिक मिक्सचर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इन SN1 यू गेट अ रेसमिक मिक्सचर। क्या तुम्हारा कुछ और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है? क्या रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है? रिटेंशन भी पॉसिबल है गाइस। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है डी का डी। कैसे? अगर मैं अगर मैं इस कार्बन को कायल करता हूं और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाता हूं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है इस पे बच्चों, हाँ है ना? आई एम अज्यूमिंग इन दिस केस नो रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के वो को अभी मैंने कंसिडर करा ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं लिविंग ग्रुप बाहर गया, कार्बोकैटायन बना। अब न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन गाइस जो अटैक हो रहा है वो तो कायल सेंटर पे हो ही नहीं रहा है। कायल सेंटर कोई और है मॉलिक्यूल में, अटैक कहीं और हो रहा है, तो यू विल गेट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। उस कायल कार्बन में तो अटैक नहीं हुआ ना, अटैक तो दूसरे कार्बन में हुआ, सो दैट विल रिजल्ट इन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। कायरल पे रेसमिक बनेगा। कायल पे अगर अटैक हो रहा है, कायल कार्बन पे अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, कायल कार्बन पे कार्बोकैटायन बन रहा था, कायल कार्बन वाले कार्बन का कार्बोकैटायन बन रहा था, देन यू विल गेट अ रेसमिक मिक्सचर। तो शिफ्टिंग हो सकता है यहाँ शिफ्टिंग हो सकती है, वही मैं कह रहा था ना, शिफ्टिंग को मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा। पे। एक बार सो इसमें देयर कैन बी रिटेंशन, कैन बी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हाँ बेटा, बोलो बेटा, और ऊपर करना है? यू कैन इवन गेट डायस्टीरियोमर्स। कैसे? ये कार्बन भी कायरल है और जिसपे लिविंग ग्रुप अटैच है वो भी कायरल है। अगेन अज्यूमिंग नो रीअरेंजमेंट। गाइस इस कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी क्या? नहीं होगी, उस पर अटैक ही नहीं हो रहा। इस कार्बन में पॉजिटिव बना, अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, तो इस कार्बन पे तो कॉन्फ़िगरेशन दोनों बनेंगी। ऐसे समझो इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन मान लो आर कॉन्फ़िगरेशन थी एग्जांपल के तौर पे, इस पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी कार्बोकैटायन बन गया, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक हुआ तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन के बराबर पॉसिबिलिटी है, आर की भी एस की भी। सो द मॉलिक्यूल दैट यू विल हैव इज, इस पे आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, तो तुम्हारे पास जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो आर आर बनेंगे और आर एस बनेंगे। इस कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन सेम रही, इस कार्बन में क्योंकि कार्बोकैटायन बन चुका है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों तरफ से हो सकता है, तो यू विल गेट आर एज वेल एज एस कॉन्फ़िगरेशन। अब जो दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं दे आर अ पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर हो गया गाइस? तो देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। एक बेसिक आइडिया मैंने तुम्हें दे दिया कि कार्बोकैटायन से तुम्हारा रेसिक बनता है, लेकिन आइडिया इज कि और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारा कार्बन कौन सा है। मैंने तो एक केस ले लिया जहां पे तुम्हारा लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच था वो कायल था, उस केस में रेसमिक बन जाता है। समझ गए गाइस? गुड। अब आते हैं एग्जांपल्स ऑफ SN1। बच्चों देखो, अगर तुम्हारा, मैंने तुम्हें बताया था 3 डिग्री लिया है मैंने, नॉर्मली हम 3 डिग्री में क्या सोचते हैं, SN1 हेलोजन ले लिया और इसमें मैंने न्यूक्लियोफाइल भेज दिया, ठीक है ना बच्चों? 3 डिग्री के अंदर ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि तुम्हारा रिएक्शन में एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनने के चांसेस है, तो विल गो वाया SN1। ठीक है ना गाइस, कि स्टेबल कार्बोकैटायन बनने के चांसेस है, इट विल गो वाया SN1।
पहले इसमें कार्बोकैटायन बनेगा, अब मैंने अटैक करवा दिया किसका, वाटर का। अब मैंने किसका अटैक करवा दिया, वाटर का बच्चों। अब ये मत कहना गाइस कि सर अल्कोहल डायरेक्टली बन जाएगा, डायरेक्टली नहीं बनेगा। पहले तुम्हारे पास वाटर का अटैक होगा, ये बनेगा, इट इज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल विच इज अटैकिंग। उसके बाद उसमें से H प्लस बाहर निकलेगा, एंड यू विल गेट दिस बच्चों, एंड यू विल गेट दिस गाइस। उसके बाद उसमें H प्लस बाहर निकलेगा एंड यू विल गेट अल्कोहल। समझे या नहीं समझे बच्चों? दैट इज द मैकेनिज्म फॉर योर अल्कोहल फॉर्मेशन। RX में पहले हमने X को बाहर निकाला, कार्बोकैटायन बना। ये 3 डिग्री के लिए कर रहा हूं मैं, एक पर्टिकुलर केस उठा लिया मैंने 3 डिग्री, जिसमें हमें पता है कि सिर्फ SN1 ही होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। तो ये बन गया। अब यहाँ पे बाई चांस मैं H2O के बजाय अल्कोहल ले लेता तो, ROH उठा लेता तो हम पहले ROH न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, ORH प्लस। अब इसमें से H प्लस बाहर निकलेगा बच्चों, और क्या बनेगा, OR। यू विल गेट अ, क्या प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों, ईथर एज प्रोडक्ट। यू आर गेटिंग अ ईथर एज प्रोडक्ट, OR। समझिया नहीं समझेगा? क्लियर है यहां तक? हाँ, दैट्स गुड, कर लो नोट। एक चीज और याद रखो बच्चों, ज्यादातर SN1 के अंदर, ज्यादातर बता रहा हूं, SN1 के अंदर जो तुम्हारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो बहुत घटिया होता है। ज्यादातर SN1 में जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो बहुत घटिया होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्ट्रांग होगा, इट विल नॉट वेट फॉर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, वो SN1 के बजाय SN2 करेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो फॉर SN1 वी रिक्वायर अ पुअर न्यूक्लियोफाइल। पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो वेट करेगा कि पहले लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाए, उसके बाद मैं अटैक करूं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ हाँ, लिविंग ग्रुप और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के रिलेटिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है। द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल शुड बी वीकर देन द लिविंग ग्रुप, तभी वो लिविंग ग्रुप पहले बाहर निकले, उसके बाद अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल शुड बी वीक, इसीलिए मैंने H2O लिया, ROH लिया। दीज आर पुअर न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स आर पुअर। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वोलिसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वोलिसिस। सॉल्वोलिसिस। सॉल्वोलिसिस ऑलवेज अकर्स वाया SN1, ऑलवेज। सॉल्वोलिसिस हमेशा SN1 से होता है। सॉल्वोलिसिस का मतलब है सॉल्वेंट एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। ये सॉल्वेंट है, वाटर अटैक कर रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अल्कोहल अटैक कर रहा है। दीज आर केसेस ऑफ सॉल्वोलिसिस, एंड सॉल्वोलिसिस में तुम्हारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज अ सॉल्वेंट, इज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। सॉल्वेंट इज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल, वो पहले लिविंग ग्रुप के बाहर निकलने का वेट करेगा, उसके बाद वो अटैक करेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब सपोजिंग मैं आर एक्स में जैसे ही तुम्हें H2O दे रखा है या ROS दे रखा है, हम क्या सोचेंगे बच्चों, SN1 प्रोवाइडेड R3 डिग्री है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब सपोजिंग यहीं पे मैं एक्वस KOH ले लेता, क्या ले लेता, तुम कहोगे सर वाटर तो यहां पे भी है, एक्वस मतलब H2O। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट इज नॉट वाटर विच इज अटैकिंग, इट इज OH माइनस विच इज अटैकिंग। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो चांसेस आर इट विल गो फॉर SN2। चांसेस आर फॉर SN2, क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। चांसेस नहीं, यहां पे मैं 3 डिग्री नहीं ले रहा,
क्योंकि अगर ये 3 डिग्री होता, इसलिए मैंने चांसेस लिखा है, चांसेस आर फॉर SN2। अगर तुम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लोगे तो वो कहेगा भाई मैं अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि आगे तुम पढ़ोगे ये पीछे से अटैक करता है। SN2 में पीछे से अटैक करता है, और पीछे से अटैक करने का स्कोप है नहीं यहाँ पे, 3 डिग्री है। 3 डिग्री में चांसेस ऑफ बैकवर्ड साइड से अटैक आर नॉट पॉसिबल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो KOH है ना? हाँ, OH माइनस या KOH वाला OH माइनस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। हाँ, KOH हो गया, क्योंकि ROH में वीक हो जाता है। ROH वीक हो गया। जैसे यहाँ पे मैं अगर लेता हूं RO माइनस, और सपोज मैं कह देता हूँ RO माइनस एज न्यूक्लियोफाइल करवा रहा हूँ, क्योंकि ये बेस की तरह भी ऐड कर सकता है। मैं अगर इसको एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा देता हूँ तो अगेन SN2 के चांसेस है। ये बार बार मैं चांसेस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये इफ R इज 3 डिग्री तो SN1 होता है। अगर यहां पे भी R में 3 डिग्री उठा लूंगा तो तुम्हारा SN1 ही करवाएंगे हम जबरदस्ती, SN2 पे नहीं जाएंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर R 3 डिग्री हुआ इस केस में तो हम जबरदस्ती क्या करवा देंगे, SN1। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो वीक न्यूक्लियोफाइल हो, बाहर में गया, हम SN1 ही सोचेंगे, क्योंकि सबस्ट्रेट हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है इट विल गो फॉर SN1। समझ गए गाइस? SN2 ज्यादातर हम कब करते हैं, जब 1 डिग्री होता है, कि 1 डिग्री में क्राउडिंग कम है, पीछे की साइड से आसानी से अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। समझ आया नहीं आया बच्चों? 2 डिग्री में SN1 भी होता है, SN2 भी होता है, तो वो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। 1 डिग्री इज क्लियर SN2, 3 डिग्री इज क्लियर SN1, 2 डिग्री में समस्या आ जाती है। फिर उसमें और फैक्टर्स भी आ जाते हैं, सॉल्वेंट भी रोल प्ले करता है, वो भी हम पढ़ेंगे कि 2 डिग्री में SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। 2 डिग्री इज अ प्रॉब्लम। फिर हमें देखना पड़ता है कि क्या सोचोगे, SN1 सोचोगे SN2 सोचोगे, क्योंकि उसमें दोनों ही होते हैं, SN1 भी होता है SN2 भी होता है। क्लियर है यहां तक बच्चों? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? गुड। अच्छा गाइस, यहाँ पे मैंने एक चीज बताना भूल गया, ये जो मैंने अभी रिएक्शन करवाई थी इसमें इंटरमीडिएट कितने थे बच्चों? ये जो मैंने अभी रिएक्शन तुम्हें दिख रही है, 2 इंटरमीडिएट है, एक दिस, एक दिस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो नॉर्मली नॉर्मली अगर मैं ये कर देता, सुनते आना बच्चों, RX लिया गाइस, और इसमें मैं कहता R प्लस बना और X माइनस बना, और मैंने यहाँ पे एक्वस QS दे मारा होता, तो क्या प्रोडक्ट बनता बच्चों? ROH बनता नहीं बनता? इसमें कितने इंटरमीडिएट है? एक ही है। लेकिन अगर मैं एक्वस QH के बजाय H2O ले लूंगा तो तुम्हारे 2 इंटरमीडिएट हो जाएंगे, एक R प्लस और एक ROH2 प्लस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इस केस के अंदर जो मैंने अभी केस लिया है, इसमें एक इंटरमीडिएट है, ये बनेगा। तो के साथ क्यों अटैच करते हो अभी? एक मिनट रुकना बेटा, हाँ बोलो। वो आपने जैसे बोला तो एक ही इंटरमीडिएट बनेगा, वो आपने ऊपर जो मैकेनिज्म बनाया था वो इसमें क्यों नहीं बेटा इसमें OH माइनस इज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, होता? उसमें सिर्फ था ही वाटर, तो वाटर को ही अटैक करना पड़ेगा। जैसे अल्कोहल दे दिया हमने। हाँ, अल्कोहल ले लिया तो अल्कोहल के अंदर भी तुम्हारा 2 इंटरमीडिएट आ रहे हैं हाँ, तो ROH में। उसमें उसमें ROH था तो उसमें भी तो O और R अटैच हो रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं, तो उसमें H लगा जैसे O और R अटैच हो रहे थे उसमें। हाँ हाँ, तो उसमें वैसे यहाँ पे क्या कहते हैं के साथ में नहीं आएगा पहले फर्स्ट इंटरमीडिएट? ना ना, सिर्फ एक इंटरमीडिएट आएगा। KOH को तो तुम ट्रीट करो एज K प्लस OH माइनस। अच्छा वो सॉलिड रहेगा तो हाँ, solid weight is in the form of ions, K plus OH minus. It is the OH minus which attacks the तो जो R plus तो carbocation. फिर वो डिपेंड करेगा कि वो मतलब जो हमारा जो भी KOH है या फिर ROH है कोवेलेंट है या फिर हाँ, तो QH तो आयनिक हो गया ना बेटा, मेटल के साथ कनेक्टेड है, इट इज आयनिक। तो आयनिक की वजह से हाँ, वही H2O और ROH दे आर कोवेलेंट, तो उसमें पहले तुम्हारा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद H प्लस बाहर निकलेगा, तो इसमें तुम्हारा इंटरमीडिएट एक बन रहा है, कौन सा? R प्लस। अदर केसेस के अंदर जो मैंने अभी तुम्हारा सिनेरियो लिया था जिसमें वाटर का अटैक हो रहा था, जिसमें हमने पहले R प्लस बनाया,
फिर H2O का अटैक करवाया, ROH2 प्लस बनाया, और फिर H प्लस बाहर निकाल के R प्लस ROH बनाया। इसमें दो इंटरमीडिएट है, एक दो। क्या बनेगा बच्चों इसमें? इसमें तुम्हारा ये बनेगा गाइस, एक R प्लस एक ROH2 प्लस, दो इंटरमीडिएट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दीज आर द इंटरमीडिएट, यू मस्ट बी नोइंग दैट बाय नाउ। काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था ना बच्चों? गुड। हाँ बेटा, नोट इट डाउन। क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन बन रहा है तो इसमें रीअरेंजमेंट के पूरे चांसेस हैं। कार्बोकेटायन का मतलब होता है चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में तुम्हारा हाइड्राइड एल्काइड शिफ्ट भी हो सकता है या रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है, बोथ ऑफ विच विल स्टडी आफ्टरवर्ड्स। तो ये एकदम नहीं होगा। हाँ बेटा, नॉर्मली एक्सोथर्मिक है। ठीक है ना बेटा? कर लिया नोट? ऑलराइट। तो मैं क्या बता रहा था बच्चों, 1 सेकेंड। आर प्लस, आर प्लस का मतलब है रीअरेंजमेंट, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। ठीक है बच्चों? गुड। अच्छा गाइस देखो, मैंने तुम्हें अभी बताया था, आर एक्स में अगर तुम एक्वस क्यू एच डालते हो तो नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन X माइनस। होल्ड ऑन अ सेकंड बच्चों। हाँ बच्चों, तो आर एक्स में हम एक्वस क्यू एच डालते हैं तो नॉर्मली क्या होता है? OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन X माइनस। नॉर्मली हम SN2 सोचते हैं। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं? SN2, प्रोवाइडेड R इज नॉट 3 डिग्री। R 3 डिग्री है फिर तो हम SN1 ही सोचेंगे, अदरवाइज विल गो फॉर SN2। लेकिन मैंने कहा यार मुझे चाहिए कि SN1 ही करना है मुझे जबरदस्ती, तो क्या करोगे बच्चों? नॉर्मली SN2 होता है। हमने कहा नहीं मुझे SN1 ही करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम लेंगे Ag प्लस। रिमेंबर गाइस, Ag प्लस या यू माइट इवन टेक Pb2 प्लस। आइडिया बीइंग कि इनकी बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है हेलोजन के लिए, इनकी हेलोजन के लिए बहुत एफिनिटी होती है। ये क्या करेंगे? Ag प्लस एक्स माइनस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, AgX बाहर निकाल देगा, और AgX बाहर निकल गया तो क्या बन जाएगा? R प्लस। अब तुम एक्वस क्यूएस डाल दो, यू विल गेट ROH। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Ag प्लस माइट बी इन द फॉर्म ऑफ AgNO3। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? Ag प्लस इज द क्रक्स। Ag प्लस एक्स माइनस को लेके बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना गाइस? अब याद रखो, AgCl इज व्हाइट, AgBr इज येलोइश या पेल येलो, AgI इज येलो। नोट इट डाउन। AgCl is white, AgBr is pale yellow या yellowish, और AgI is yellow। PPT कोई पूछ लेगा किसमें तुम्हारा येलो PPT बन रहा है, आइडिया इज हेलोजन को बाहर निकालो, चेक करो कार्बोकेटाइन किसमें स्टेबल बन रहा है। जिसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है उसका हेलोजन बाहर निकल के प्रेसिपिटेट दे देगा AgX का। एग्जाम्पल लेता हूँ बेटर फील आएगी। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। CH3Cl लिया, इन दोनों की रिएक्शन करी Ag प्लस के साथ। किसमें चांसेस ऑफ वाइट PPT ज्यादा है? कौन सा जल्दी वाइट PPT दे देगा या कौन सा देगा? सेकंड वाला बेटा, क्योंकि सेकंड वाले में Cl के निकलने के चांसेस ज्यादा है, कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है ना बेटा। समझ में आया नहीं आया? तो व्हाइट PPT बनने के चांसेस किसमें ज्यादा है? सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में नहीं है।
You break the Cl, you form a carbocation. Look at the stability of carbocation. जिसमें carbocation stable है उसमें Cl आसानी से निकलेगा. Cl आसानी से निकलेगा तो AgCl का प्रेसिपिटेट आसानी से बनेगा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? गुड. तो मैंने तुम्हें बता दिया. पहली चीज ये भी मैं लिख दूं, SN1 इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? गुड. मैंने तुम्हें ये बता दिया है कि इसमें रेशमाइजेशन होता है. कई बार थोड़ा सा इन्वर्टेड प्रोड ज्यादा बन जाता है एज कंपेयर टू रिटेंशन वाला प्रोड. बताता हूं मैं, सुनो. ये लिया मैंने आर RL, ये डी था. इसमें मैंने न्यूक्लियोफाइल भेजा. 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, ये बन रहा है. इसमें डी भी बन रहा है, एल भी बन रहा है. ओके बच्चों, अब चांसेस क्या है? डी और एल बराबर अमाउंट में बननी चाहिए. यू शुड गेट अ रेसमिक मिक्सचर. देखा क्या गया? एल थोड़ा ज्यादा बन गया, डी थोड़ा कम बन गया. रेसमाइजेशन भी हुआ, इन्वर्जन भी हुआ. गेटिंग द आइडिया और नॉट? स्लाइडली तुम्हारा एल इज मोर देन डी. ऐसा क्यों होता है? हम कहेंगे जो आर एल ने आर प्लस और एल माइनस बनाया, वो एल माइनस लगभग ब्रेक तो कर गया, लेकिन इट इज स्टिल ऑन द सेम साइड एज दैट कार्बन. तो चांसेस के न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक करेगा वो थोड़े से कम होते हैं एज कंपेयर टू बैकवर्ड साइड. लिविंग ग्रुप टूट तो गया है, बट इट इज स्टिल प्रेजेंट ऑन द सेम साइड एज दैट कार्बन. उस कार्बन के पास ही पड़ा है. तो चांसेस अटैक होने के ऑपोजिट साइड से थोड़े ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सेम साइड से अटैक होने. क्लियर है यहां तक बच्चों? हर एक बच्चों क्लियर है? तो ये मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये ज्यादा क्वेश्चन में ऐसा पूछा नहीं जाता. जेई मेंस में तो डेफिनेटली नहीं पूछा जाता. उसके हिसाब से इन्वर्जन नहीं होगा, मतलब सॉरी, इन्वर्टेड ज्यादा नहीं बनेगा, बराबर अमाउंट में बनेंगे. रेसमिक इज व्हाट यू गेट. नॉर्मली रेसमिक इज व्हाट यू गेट. ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया. अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इमीडिएटली तो नहीं आएगा, जो मैंने भी बताया है. नॉर्मली कंसिडर रेसमिक फॉर्मेशन, रेसमिक मिक्सचर फॉर्मेशन. क्लियर है गाइस? लेकिन देखा गया इट इज रेसमाइजेशन 95% एंड 5% एक्सेस इन्वर्जन. ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? गुड. अब आते हैं रीअरेंजमेंट बच्चों. नॉर्मल रीअरेंजमेंट हम बाद में पढ़ेंगे. ये लिया मैंने. रेजोनेंस वाला रीअरेंजमेंट अभी पढ़ लेंगे. पहले स्टेप में Ag प्लस, दूसरे स्टेप में H2O. गैस नॉर्मली तो हमें क्या करना चाहिए? एक्स हटाना चाहिए, कार्बोकैटायन बनाना चाहिए, वाटर का अटैक करना चाहिए और उसके बाद OH बना देना चाहिए. राइट? बट वेट, कार्बोकैटायन बनाने के बाद जस्ट थिंक ऑफ शिफ्टिंग. शिफ्ट क्यों किया वो मैं अभी बताता हूं. पहले शिफ्टिंग कर दो. ओके गाइस, पहले शिफ्टिंग कर दो. क्या बनेगा? ये तुम्हें पता है ना, डबल सिंगल पॉजिटिव में ऐसे शिफ्टिंग होती है. ये हो गया. अब यहां पे H2O का अटैक होगा और तुम्हारा क्या बन जाएगा? OH. ये शिफ्टिंग क्यों? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस. ये कार्बोकैटायन देखो, यहां पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन थी, इधर से भी इधर से भी. यहां पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, लेकिन यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी है. 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी है. नॉट ओनली देयर इज रेजोनेंस बट देयर इज हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल, जिसकी वजह से ये कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द इनिशियल वन. उस वाले में सिर्फ दोनों तरफ से रेजोनेंस ही, इस तरफ रेजोनेंस उतनी ही, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी वर्क कर रहा है. समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? दैट इज वाई वी मेड दिस एज द मेजर प्रोड. एक और चीज बच्चों, यहाँ पे कायल सेंटर बनेगा नहीं बनेगा? दिस विल बी अ कायल सेंटर. लुक एट द मॉलिक्यूल वी हैव मेड, दिस इज अ कायल सेंटर.
तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, डी एंड एल दोनों बनेंगे, यू विल गेट अ रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक का मतलब समझ रहे हो, प्लस माइनस बोथ, प्लस माइनस लिखा होगा या डी एल लिखा होगा। समझे या नहीं समझे गाइस? अब आते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट पे। हाँ बेटा, सॉल्वेंट का इफेक्ट ऑन SN1 एंड SN2। SN2 तो बाद में देखेंगे, SN1 पे आते हैं। गाइस देखो, R प्लस तो हमारा स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है। हम चाह रहे हैं लिविंग ग्रुप जो है ये भी स्टेबलाइज हो जाए, तभी वो बाहर निकलना चाहेगा। लिविंग ग्रुप तभी बाहर निकलना चाहेगा जब वो स्टेबलाइज है। ठीक है ना बच्चों? सॉल्वेंट में ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, आर एल लिया हमने, ये R प्लस एल माइनस बनाता है नहीं बनाता है? R प्लस तो तुम्हारा स्टेबलाइज है ही है, हम चाह रहे हैं एल माइनस और स्टेबलाइज हो ताकि वो आसानी से बाहर निकल जाए। अगर ये स्टेबलाइज होगा बाहर निकलने पे तभी तो वो बाहर निकलेगा ना गाइस। इफ इट हैज टेंडेंसी टू, मतलब इफ इट इज स्टेबलाइज्ड आफ्टर लिविंग, ओनली देन इट विल वांट टू लीव। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और एल माइनस को कौन स्टेबलाइज करता है? एसिडिक हाइड्रोजन, एच प्लस डेल चार्ज वाला। जो हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, वो हाइड्रोजन स्टेबलाइज करता है लिविंग ग्रुप को। सॉल्वेंट कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, सॉल्वेंट जिन्हें बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्वेंट्स को क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स विच हैव गॉट हाइड्रोजन विद अ स्ट्रॉन्ग प्लस डेल चार्ज, जैसे H2O, HCOH। हाँ बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड होना चाहिए हाइड्रोजन। CH3OH, C2H5OH, दैट्स इट। दीज आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक है ना बच्चों? इनमें ये जो हाइड्रोजन है ये काफी ज्यादा इस पे प्लस डेल चार्ज है। तो जब हमारा लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ L माइनस, ये जो हाइड्रोजन है जिन पे प्लस डेल चार्ज है, वाटर का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं मैं, ये जो हाइड्रोजन है जिन पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस डेल चार्ज है, ये लिविंग ग्रुप को सराउंड कर लेंगे, स्टेबलाइजिंग द लिविंग ग्रुप। समझ आया नहीं आया बच्चों? दे विल स्टेबलाइज द लिविंग ग्रुप, और इसी कारण से लिविंग ग्रुप आसानी से बाहर निकल जाएगा। समझे या नहीं समझे बच्चों? दैट्स गुड, ग्रेट। हाँ बेटा बोलो। नहीं, वाटर इज सबसे ज्यादा पोलर प्रोटिक इन दैट ऑर्डर, यही डिक्रीजिंग ऑर्डर है। दिस इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलर प्रोटिक नेचर। ठीक है बच्चों? इसमें मैं ये चीज तो मैं बता चुका हूं कि इस रिएक्शन के अंदर ये जो SN1 रिएक्शन है इनमें न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाओ घटाओ फर्क नहीं पड़ेगा ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन SN1 में बच्चों। क्लियर है गाइस? गुड। ऐसी अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में मैं बात करूं, H2O और CH3OH, किस में रिएक्शन जल्दी होगी? विच इज मोर पोलर प्रोटिक? H2O। तो H2O में रिएक्शन जल्दी होगी गाइस एज कंपेयर टू CH3OH। फाइन बच्चों? अच्छा एक और चीज गाइस, मैंने तुम्हें एक केस करवाया RX में H2O या एक्वस KOH, हाँ है ना? SN1 का एक और एग्जांपल देखो, ROH में HX दे मारा, दिस इज ऑल्सो SN1। कैसे बच्चों? ध्यान से देखो, ROH में HX दे के मार रहा हूं मैं। तुम कहोगे सर यहाँ पे OH तो निकलने के बहुत कम चांसेस होते हैं, OH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, HX इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये H प्लस और X माइनस की फॉर्म में। H प्लस किस पे जाके अटैक करेगा? OH पे। ये बन गया बच्चों। नाउ दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। OH वाज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप बिकॉज इट वाज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। वाटर मैंने बताया था ना बच्चों वीक न्यूक्लियोफाइल है,
तो इट इज अ वेरी वीक वेरी गुड nucleophile and a very good leaving group. H2 is a very weak nucleophile and a very good leaving group. तो तुम्हारा वाटर बाहर निकल जाएगा, R प्लस बन जाएगा, और उसके बाद X माइनस अटैक कर देगा, गिविंग RX. समझे या नहीं समझे बच्चों? तो ये एक तरीके से बैड लिविंग ग्रुप को हम स्ट्रॉन्ग उसमें लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हाँ, एक बैड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया बाय एडिंग H प्लस. तो मतलब उसमें हम H+ ही ऐड अब जो हेलोजन था दैट वाज ऑलरेडी अ गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ पे OH इज बैड तो उसको हमने गुड कर दिया बाय कन्वर्टिंग इट टू वाटर. हाँ बेटा, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच होगा तभी वो हाइड्रोजन या एनहाइड्रस ZnCl2 भी ले सकते हो, कि दैट आल्सो उसके साथ भी अगर तुम लेते हो एनहाइड्रस ZnCl2 ले लेते हो तो उसमें भी ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको दे देता है, ZnCl2 को, गिविंग अ सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. तो यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उसके बाद दिस विल लीव. समझिए गाइस, H2 प्लस होता है वो X से भी बेटर लिविंग ग्रुप होता है H2 जो होता है वो it is a better living group than halogen. H2O is a better living group than halogen. Halogen is a better living group than OH. क्लियर है यहां तक बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो गाइस. गुड. अच्छा एक और चीज बच्चों, RX लिया मैंने, इसमें मैंने बताया था R 3 डिग्री रिएक्शन जल्दी होगी, 2 डिग्री में धीरे होगी, 1 डिग्री में और कम होगी. लेकिन व्हाट अबाउट हेलोजन के कंपैरिजन में? RI, RBr, RCl, RF, सबसे जल्दी रिएक्शन किस में होगी? RI में. सिंपल सी बात है गाइस, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा हो उतनी आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाए. RI के अंदर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, RI का बॉन्ड सबसे आसानी से ब्रेक होगा. उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, जो भी अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल वो जुड़ जाएगा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? RF नॉर्मली ब्रेक नहीं होता, इट इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप. ठीक है ना बच्चों? तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर. गॉट इट और नॉट गाइस विद रेस्पेक्ट टू हेलोजन? अच्छा एक और चीज बच्चों, ROH. मैं इसमें एक अभी नहीं करवाता, चलो अभी नहीं करवाता, गिव मी सम टाइम. SN2 की बात करवाता हूँ. यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? कर. मैं एक चीज बता दूं, जैसे मैंने लिविंग ग्रुप्स की बात कर रहा था, देयर इज अ आयन दिस. हाँ, इट इज ट्राइफ्लेट आयन. इट इज अ सुपर लिविंग ग्रुप. ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप. लिविंग ग्रुप की बात कर रहे थे ना, मैंने बताया था H2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, हेलोजन इज स्लाइटली वीकर लिविंग ग्रुप, OH माइनस इज स्टिल बैड लिविंग ग्रुप. दिस इज अ सुपर लिविंग ग्रुप, बहुत आसानी से लीव कर जाएगा. क्यों बच्चों? क्योंकि लीव करने के बाद ये जो आयन है ये बहुत अच्छी तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. हाँ है ना? इधर भी स्टेबलाइज है, इधर भी स्टेबलाइज है. ये 3 फ्लोरीन इंडक्टिव से इसके नेगेटिव चार्ज को और कम कर रहे हैं. तो आइडिया इज ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, जिसकी वजह से इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप. मतलब अगर इसको ये R से कनेक्टेड होता है ऐसे, तो ये ग्रुप बड़ी आसानी से लीव कर देता टू गिव R प्लस एंड दिस माइनस. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो जितने भी कार्बोक्सिलेट हो गए वो सारे करेंगे. हाँ हाँ, जो कि तुम्हारे कार्बोक्सिलेट आयन है दैट इज अ, अगर तुम यहाँ पे, हाँ इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. अगर तुम बाहर निकालना चाहोगे तो इट कैन इजीली स्टेबलाइज्ड. इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. समझ आया नहीं आया बच्चों? तो दिस वाज ट्राइफ्लेट आयन. अब आते हैं SN2 पे बच्चों. लेट अस गो ऑन टू SN2. SN1 इज ऑलमोस्ट ओवर. अभी आगे एक दो एग्जांपल्स हम करेंगे, बट SN1 इज ओवर. लेट अस गो ऑन टू SN2. SN2 में क्या होता है बच्चों? गाइस न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करता है बैकवर्ड साइड से. जिस साइड में लिविंग ग्रुप अटैच है उसके ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है. एंड यू हैव गॉट अ काइंड ऑफ
पेंटावेलेंट स्टेट वाली फील आ रही होती है, 5 बॉन्ड एक साथ बने हुए हैं। उसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा एंड यू विल गेट आरएनए। सिंगल स्टेप रिएक्शन बच्चों, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये हमारा क्या है गाइस, दिस इज योर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस, समझ गए? ट्रांजिशन स्टेट बना, उसके बाद सीधा प्रोड बन गया। गॉट इट और नॉट? हाँ हाँ, पार्शियल बॉन्ड बनते हैं। इधर देखो, अभी बताता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। It goes like this. This is your transition state. Transition state or another name for it is activated complex. समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। मैंने तुम्हें बताया था बायमॉलिक्यूलर क्यों होती है गाइस, क्यों होती है? क्योंकि ये पहला एक ही स्टेप में हो रही है। दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट? न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज सबस्ट्रेट। तो इसका जो रेट होगा वो क्या होगा बच्चों? इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। समझे या नहीं समझे गाइस? इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट इज व्हाट यू हैव। तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, रेट बढ़ेगा गाइस। ठीक है ना बच्चों? दैट्स गुड। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एक्वस क्यूएच मैंने बताया था ना बच्चों, नॉर्मली SN2 करता है कि OH माइनस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे उसे कार्बोकैटायन बनाने का वेट करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, कहेगा मैं आ गया हूं, अब तुम भाग जाओ। एक्स को भगा देगा, डायरेक्टली कंपटीशन में भगा देगा, क्योंकि इट इज स्ट्रॉन्गर। इसमें होता क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, ये बनेगा। ओके गाइस, ये है। उसके बाद एक्स बाहर निकल गया एंड यू गेट RCH2OH। ठीक है बच्चों, हाँ है ना? क्लियर है हर एक बच्चे को? दैट्स गुड, दिस इज व्हाट यू गेट बच्चों। हाँ बेटा। तो यहाँ से इस एक ही साइड से अटैक करेगा। हाँ, ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, एक ही साइड से अटैक करेगा। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? ये भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। मैंने ऊपर कर्व में बना रखा है ना, दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जिनमें आसानी से रिएक्शन हो जाएगी, दे ऑल आर एक्सोथर्मिक। ठीक है बच्चों? क्लियर है यहां तक? देयर इज नो इंटरमीडिएट इन दिस केस। अच्छा गाइस, एक चीज बताओ, मैंने तो ये SN1 के टाइम पे बोला नहीं, बट आई गेस ध्यान से देख के बताना मुझे। स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक याद है क्या होता था? स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब होता है सेलेक्टिवली फॉर्मिंग वन प्रोडक्ट ओवर अनदर। स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब होता है, लेट मी रिपीट इट अगेन, selectively forming one product over another. One stereoisomer का formation is favored over another stereoisomer. ठीक है ना बच्चों? दैट इज स्टीरियो सिलेक्टिव। स्पेसिफिक का मतलब हो गया स्पेसिफिक मैनर में अटैक। ठीक है ना बच्चों? तो जो SN1 है उसमें तो दोनों इनैंशियोमर बराबर अमाउंट में बन रहे हैं, तो इट इज नॉट सिलेक्टिवली फॉर्मिंग वन स्टीरियोआइसोमर ओवर अनदर, दोनों बराबर अमाउंट में बन रहे हैं ना गाइस। So SN1 are non-stereo selective. They are not selectively forming one stereoisomer over another. अटैक भी दोनों तरफ से हो सकता है, ऊपर से नीचे से। तो आइडिया इज दे आर नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। SN1 SN2 दोनों होता है। SN1 नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। SN2 स्टीरियो
selective and stereospecific. सिलेक्टिव क्यों, अभी बताता हूं. स्पेसिफिक तो समझ आ रहा होगा, स्पेसिफिक मैनर में अटैक है, बैकवर्ड अटैक है. स्टीरियो सिलेक्टिव क्यों है बच्चों? वाई इज इट स्टीरियो सिलेक्टिव? सिलेक्टिव का मतलब है आइडिया इज यहां पे तुम्हारा इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा होता है. यू गेट इन्वर्टेड प्रोडक्ट बच्चों. इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि अगर ये डेक्स्ट्रो है तो वो वाला तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो लेवो बनेगा. बैकवर्ड साइड से अटैक कर रहा है ना बच्चों. यहां पे तो फर्क पड़ता नहीं क्योंकि तुम्हारा दो हाइड्रोजन है. मतलब अगर ये कार्बन कायरल होता, अगर ये कार्बन कायरल होता और यहाँ पे जो प्रोड होता तो तुम्हारा दैट वुड हैव बीन, अगर पहला डी है तो ये एल होता. यहाँ पे तो डी एल लिखने का मतलब ही नहीं बनता क्योंकि दो हाइड्रोजन है. तो यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बट द आइडिया इज यू वुड गेट अ इन्वर्टेड प्रोड. मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के हाथ ना लिख के वैसे लिख देता हूँ, आर एल प्लस एन यू माइनस SN2. That results in this product. You get a inverted product. You get a inverted product बच्चों. इसे बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन. समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यार एक बच्चे को? मैं कह रहा था इसमें दो हाइड्रोजन है तो तुम्हारे यहाँ पे कायल सेंटर ही नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेइंग कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर तुम्हारे पास कायल सेंटर है और कायल सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कायल सेंटर पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, देन यू विल गेट अ इन्वर्टेड प्रोडक्ट. SN2 में भी रिटेंशन हो सकता है, कायल सेंटर पे अटैक ही मत कराओ, यू कैन गेट रिटेंशन बच्चों. हाँ या ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो SN2 के अंदर भी रिटेंशन हो सकता है अगर तुम कायल सेंटर पे अटैक ही नहीं करवा रहे. इन्वर्जन तब होगा जब कायल सेंटर पे ही तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है. गॉट इट और नॉट गाइस? अगर तुम ये ले लेते हो सपोजिंग और कायल सेंटर ये है और तुमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दिया SN2 फैशन में, तो तुम्हारा ये होगा बच्चों, यू विल गेट अ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. यू विल गेट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड. तो समझिए ना, इट इज सिलेक्टिवली फॉर्मिंग वन स्टीरियो आइसोमर. भाई कायल सेंटर अगर तुम्हारा इस मॉलिक्यूल में है तो दोनों बन जाते बराबर अमाउंट में, तो हम कहते हैं इट वुड हैव बीन नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव. इधर इट इज सिलेक्टिवली फॉर्मिंग ओनली वन आइसोमर, वन स्टीरियो आइसोमर इज फॉर्म्ड का, इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही बन रहा है, तो इट इज स्टीरियो सिलेक्टिव और स्पेसिफिक मैनर में अटैक हो रहा है. गॉट इट और नॉट गाइस? नीचे वाला सीरियल से हाँ बेटा. नीचे वाला होएगा जिसमें रिटेंशन हो गया. नहीं बेटा इसके अंदर नहीं होगा ना. तो पर हमें कैसे पता कि मतलब वो इन्वर्जन हो रहा है इसका? तुम्हें मॉलिक्यूल देंगे ना बेटा, दे विल गिव यू द रिएक्टेंट. रिएक्टेंट में तुम देखोगे कि जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप हट रहा है क्या वो कार्बन कायरल है या नहीं. तो इसमें भी रिटेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है. हाँ हाँ हाँ. मैं फिर बाद तो दूसरा प्रोडक्ट कौन सा? दूसरा बनेगा ही नहीं ना बस. तो इसमें भी तो सीरियल रिलेटिव इसमें तो तुम्हारा मतलब आइडिया काल सेंटर पे अटैक होना है ना बेटा. काल सेंटर पे अटैक हुआ तभी तो तुम कहोगे कि वन स्टीरियोआइसोमर इज फॉर्म्ड ओवर अनदर एट द पॉइंट ऑफ अटैक. उस पर अटैक ही नहीं हो रहा, उस पर अटैक ही नहीं हो रहा जिस कार्बन की. स्पेसिफिक होएगा. स्पेसिफिक तो होगा, स्पेसिफिक मैनर में अटैक है, बैकवर्ड अटैक है, बैकवर्ड साइड से अटैक है. अच्छा एक और चीज बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था अभी पांच, मतलब देयर आर 5 बॉन्ड्स राइट. यहां पे मैंने दिखाया था ना बच्चों, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिस ट्रांजिशन स्टेट, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें क्या होता है बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो तुम्हारा नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन क्या थी कार्बन की, sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन पहुंच जाती है sp2 ओवर हियर. sp2 पहुंच जाती है, एक p ऑर्बिटल क्या हो गया, अनहाइब्रिडाइज्ड हो गया. एक p ऑर्बिटल क्या हो गया, अनहाइब्रिडाइज्ड. उसके एक लोब से हेलोजन अटैच है और एक लोब से OH अटैच है. दैट इज व्हाट यू हैव बच्चों. क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस?
मतलब ट्रांजिशन स्टेट इज sp2 हाइब्रिडाइज, जिसमें तुम्हारा एक लोब पे हेलोजन अटैच है, लिविंग ग्रुप अटैच है, और दूसरे लोब पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैच है। समझे या नहीं समझे बच्चों? तो द ट्रांजिशन स्टेट इज sp2 हाइब्रिडाइज। गॉट इट और नॉट? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? गुड। अब कुछ केसेस देखते हैं जिनमें तुम्हारा, पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि SN2 के लिए फेवर्ड क्या होता है बच्चों। CS3, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। क्यों बच्चों? क्योंकि तुम्हारा जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगा उतना बैकवर्ड साइड से अटैक फेवर्ड नहीं होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? CS3X में रिएक्शन जल्दी होगी, इसमें स्लो होगी, इसमें और स्लो होगी, इसमें नहीं होगी, इसमें SN1 होगा, SN2 होगा ही नहीं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, बेंजाइलिक और अलाइलिक में हो जाता है। ये बोथ SN1 SN2 देते हैं, SN1 भी देते हैं, SN2 भी देते हैं। लेकिन यहाँ पे SN2 इसलिए नहीं दे रही क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन नहीं बनता SN2 में। ये क्यों दे रहे हैं? एक तो क्राउडिंग नहीं है, मैंने 1 डिग्री उठा रखा है, दोनों में ही क्राउडिंग नहीं है, इसलिए इनमें SN1 के साथ साथ SN2 भी हो जाता है। SN1 के लिए तो तुम कार्बोकेटायन फॉर्मेशन देख रहे हो, और SN2 के लिए तुम देख रहे हो क्राउडिंग, क्राउडिंग नहीं है इनमें, तो इसलिए इनमें SN2 भी हो जाता है। गॉट इट गाइस? SN1 कार्बोकेटायन फॉर्मेशन की वजह से, SN2 क्योंकि तुम्हारी क्राउडिंग नहीं है। बट देयर इज अनदर फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट SN2 के लिए, प्लस डेल चार्ज ऑन द कार्बन एटम। SN2 में देयर इज अनदर फैक्टर, बस एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं तुम्हारा डाउट लेता हूं। प्लस डेल चार्ज ऑन अल्फा कार्बन, जितना ज्यादा प्लस डेल चार्ज होगा उतना न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। क्लियर है बच्चों? अब डू यू रियलाइज डबल बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा होगा, माइल्डली, माइल्डली पुल कर रहा होगा, लेकिन पुल कर रहा होगा, कि डबल बॉन्ड का माइनस आई इफेक्ट होता है। तो इन दोनों ही कार्बन में प्लस डेल चार्ज होगा, यहाँ पे ये पुल कर रहा है, यहाँ पे ये पुल कर रहा है। प्लस डेल चार्ज होने के कारण इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज प्रीटी हाई। इनफैक्ट अगर तुम अलाइलिक को और इसको कंपेयर करोगे, इसको और इसको कंपेयर करोगे, तो किस में SN2 जल्दी होना चाहिए? दोनों ही 1 डिग्री है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे प्लस डेल चार्ज देखो, यहां पे प्लस डेल चार्ज देखो, इसमें इंडक्टिव से प्लस डेल चार्ज, माइनस आई इफेक्ट से प्लस डेल चार्ज ज्यादा है। यहाँ पे तो CH3 डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से प्लस डेल चार्ज रिलेटिवली कम हो गया है बच्चों। समझ आया नहीं आएगा? So rate of reaction is high in this case. Got it or not? Clear है यहां तक? That's good. इस पे आते हैं बच्चों। जो SN1 और SN2 कब है कि वो कैसे हम बता पाएंगे? Depends on the attacking nucleophile, maybe. जैसे तुमने H2O ले लिया, SN1 करवा दो, एक्वस QH ले लिया, SN2 करा दो। जितना स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ, मीडियम पे डिपेंड करता है। अभी हम इसका मीडियम पढ़ेंगे कि मीडियम इसमें पोलर एप्रोटिक चाहिए, तो उस हिसाब से डिसाइड होता है। इसको देखो बच्चों, गाइस इसमें मैंने बताया था ना SN1 क्या अच्छी यील्ड आती, ना SN2 क्या अच्छी यील्ड आती। क्यों SN2 क्या यील्ड नहीं आएगी? हम कहेंगे यार ये तो 1 डिग्री है, इसमें ऑल्दो 1 डिग्री है, बट लुक एट द ग्रुप अटैच टू दैट 1 डिग्री कार्बन, इट इज टू बल्की गाइस। SN1 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो इनिशियल कार्बोकेटायन है दैट इज नॉट स्टेबल। और जो तुम्हारा SN2 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑल्दो 1 डिग्री है, लेकिन जो उसका ग्रुप अटैच है दैट इज सो बल्कि, बैकवर्ड साइड से अटैक नहीं हो पाएगा। किस कार्बन पे बैकवर्ड साइड से अटैक नहीं हो पाएगा? इस कार्बन पे। समझे या नहीं समझेगा? गुड। तो प्लस डेल चार्ज, या सॉरी, स्टेरिक क्राउडिंग,
क्राउडिंग और हिंड्रेंस मीन्स द सेम। क्लियर है बच्चों? मैंने वो तो बता दिया था, एराइल और विनाइल डू नॉट गिव SN2, डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं टूटेगा। गुड। एक और केस देखिए बच्चों। अगर मैं जबरदस्ती कह रहा हूं इन सब में मुझे SN2 ही करना है, तो सबसे जल्दी SN2 किस में होगा? प्लस डेल चार्ज ऑन एल्फा कार्बन, इस पे प्लस डेल चार्ज देख रहे हैं। बॉन्ड ब्रेक नहीं किया हमने, CX बॉन्ड, CX बॉन्ड लगे लगे हम देख रहे हैं कार्बन में प्लस डेल चार्ज सबसे ज्यादा किस में? लास्ट वाले में, क्योंकि NO2 यहाँ पे पॉजिटिव फेंकेगा, तो बेसिकली इस कार्बन में प्लस डेल चार्ज मैक्सिमम इसी केस में आएगा। इनफैक्ट ऑर्डर ये होएगा SN2 का कि OMe तो नेगेटिव चार्ज फेंकता है, हाँ है ना बच्चों? अब नेगेटिव फेंकेगा तो इस कार्बन में प्लस डेल चार्ज कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? गुड। तो आइडिया इज दिस विल शो फास्टेस्ट SN2, दिस विल शो स्लोएस्ट SN2। इनफैक्ट ये SN2 से रिएक्ट करेगा, ये SN1 से रिएक्ट करेगा। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। नॉर्मली मैंने क्या कहा था, इसमें रिएक्शन होती है क्या? नहीं होती, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। लेकिन अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो SN2 हो जाती है। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? SN2 हो जाएगी, SN1 नहीं होगा, SN2 हो जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो स्टेबल है नहीं, SN1 नहीं होगा, SN2 की हो जाएगा, क्योंकि ये NO2 यहाँ पे चार्ज क्या डाल रहा है? प्लस जेल पॉजिटिव 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 डालता है नहीं डालता है बच्चों? अब जितना ज्यादा प्लस जेल चार्ज होता जाएगा अल्फा कार्बन में, उतना SN2 होने के चांसेस बढ़ते आएंगे। तो दिस विल शो SN2। इसे बोलते हैं एक्टिवेटेड SN2। इसे क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड SN2। इसमें और जल्दी होगा, क्योंकि ये दोनों NO2 एक का पैरा एक का ऑर्थो पे पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो दौड़ के देगा, ये तो दौड़ के देगा। दो का ऑर्थो एक का पैरा, हाँ है ना बच्चों? इन्हें है, ये है एक्टिवेटेड SN2। नॉर्मली तो हम SN2 नहीं सोचते, लेकिन इस केस में SN2 सोच लेंगे कि प्लस डेल चार्ज काफी ज्यादा बढ़ चुका है। समझे या नहीं समझेगा? नॉर्मली बना लो बेटा, मतलब आइडिया इज, अगर यहाँ पे कुछ और ग्रुप होता, OH होता, तो इसका नाम बड़ा अच्छा हो जाता, पिक्रिक एसिड बन जाता। लेकिन अदरवाइज इसका नॉर्मल नेमिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 नेमिंग, ऐसे जिसका कोई खास नाम है नहीं। अगर यहाँ पे तुम्हारा एक्स की बजाय CH3 होता तो ये ट्राइनाइट्रोटोलुइन बन जाता, TNT। एनीवे, क्लियर है बच्चों? तो दीज आर एक्टिवेटेड SN2 गाइस। कोई डाउट किसी बच्चे को? SN2 इसमें हो सकता है क्या बच्चों? होल्ड ऑन अ सेक, सी सी 1 सेकेंड, CO, इसमें SN2 हो सकता है? SN1 तो हो सकता है, हमने पढ़ा था, हाँ है ना? अब डू यू रियलाइज इस कार्बन में अभी मैंने क्राउडिंग करी है, कुछ कुछ खास क्राउडिंग तो करी नहीं। कार्बन में प्लस डेल चार्ज भी अच्छा है, क्योंकि O इंडक्टिव से पुल करेगा, तो यहाँ पे SN2 भी हो सकता है, SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, बोथ, SN2 SN1 बोथ। एक स्पेशल केस बच्चों, इसमें SN2 होता है, सिर्फ SN2 होता है, बहुत आसानी से होता है, फास्टेस्ट SN2 यही देता है। क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो CO है ये बहुत अच्छा प्लस डेल चार्ज फेंक रहा है इस पे, क्राउडिंग भी मैंने कोई खास करी नहीं है,
इट गोज फॉर SN2, फास्टेस्ट SN2 इसमें होता है। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड, कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? बोलो गाइस, दैट्स गुड। आगे चलें। अब SN2 में कार्बोकेटाइन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। तो रीअरेंजमेंट होगा क्या? नहीं होगा। देयर इज नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, नो रीअरेंजमेंट। नॉर्मली देयर इज नो रीअरेंजमेंट। ठीक है ना बच्चों? मैं लिख देता हूं, नो रीअरेंजमेंट इन SN2 reaction. Okay guys, normally, क्योंकि it is a one step reaction जिसमें there is no कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इन्वॉल्व। ठीक है ना बच्चों? there is no कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, so no rearrangement. स्पेशल केसेस गाइस, अलाइलिक केस में रीअरेंजमेंट हो जाता है। अलाइलिक केस में रीअरेंजमेंट हो जाता है। जैसे बच्चों ध्यान से देखो, एक चीज और याद रखना बच्चों, KCN में नॉर्मली फीलिंग क्या आ रही होती है? कौन सा किसको डिस्प्लेस कर रहा होगा? K प्लस CN माइनस, सोचो CN माइनस CL माइनस को डिस्प्लेस कर देगा। राइट गाइस, दैट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। CL हटा, CN ने अटैक कर दिया। हाँ है ना बच्चों? तो कुछ ऐसा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? ये बनना चाहिए। राइट गाइस, लेकिन इसके साथ साथ ये प्रोडक्ट भी बनता है, इनफैक्ट ये मेजर बन जाता है। अब ये कैसे बन गया? ये सेकंड प्रोडक्ट बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है बच्चों कि CN माइनस ने यहां पे अटैक करा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करा और CL बाहर निकल गया। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? एंड दिस इज काइंड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट, दिस शिफ्टिंग इज काइंड ऑफ। इससे पता चला कौन सी rearrangement करनी है। कौन सी रीअरेंजमेंट मतलब? बट मैं पूछो कि हमें कैसे पता है कि CN माइनस का अटैक हुआ हो। कि इस टाइप से आइडिया इज डबल बॉन्ड ने शिफ्टिंग करके बाहर निकाल दिया CL को, ये मान के चलो। स्पेशल केस है, इसी टाइप के क्वेश्चन में ऑब्जर्व होगा और किसी में हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे। स्पेशल केस अलाइलिक रीअरेंजमेंट इसमें रिएक्शन से पहले rearrangement हो रही है, बाद में हो रही है? एट द टाइम ऑफ रिएक्शन, सिंगल स्टेप है। मतलब उस स्टेप के अंदर ही हो जाती है। हाँ, वन स्टेप रिएक्शन कि CN ने यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया और क्लोरीन बाहर निकला। दिस ऑल इज अकरिंग इन अ सिंगल स्टेप, दिस इज नोन एज अलाइलिक रीअरेंजमेंट बेटा। तो बच्चों इसमें हमारा क्या प्लॉट बनेंगे जरा अब सोच के बताना गाइस। पहले वाला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, हाँ है ना? दूसरे वाले में ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, दोनों बनने के बराबर चांसेस हैं, क्योंकि ये तो sp2 हाइब्रिडाइज था। CN का अटैक तो दोनों तरफ हो सकता है, मतलब डू यू रियलाइज और नॉट? ये तो कायल सेंटर है, कायल सेंटर बन रहा है मॉलिक्यूल में, पहले तो नहीं था। तो दो, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बिकॉज देयर इज नो कायल सेंटर, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट अ रेसमिक मिक्सचर। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड, कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? दैट्स ग्रेट। आगे चलें गाइस। गुड, नॉर्मली दिस इज मेजर। अच्छा, इसे मेजर हम क्यों कहते हैं? कि गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, CL वाले कार्बन पे ही अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो थोड़ी बहुत ये बैकवर्ड साइड से अटैक करेगा, लेकिन स्टिल रिपल्शन होगी, नहीं होगी थोड़ी बहुत क्लोरीन से। क्लोरीन इज अ न्यूक्लियोफाइल, CN माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, an already attached nucleophile will repel the incoming nucleophile। तो वो चांस, वो अटैक नहीं करना चाहेगा अगर उसके पास कोई और ऑप्शन उसे दिख रही है। उसे ऑप्शन क्या दिख रही है बच्चों? ये वाला कार्बन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है यहां तक हर एक बच्चे को? दैट्स गुड।
अच्छा एक और चीज बच्चों, मैंने तुम्हें शायद ब्रिजेड कार्बन के बारे में नहीं बताया था, और रीजनिंग कि उसमें SN1 के साथ साथ SN2 भी नहीं होता। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि 3 डिग्री है गाइस। 3 डिग्री में हम SN2 कब से देखने लगे गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज 3 डिग्री, 3 डिग्री में देयर इज नो SN2, नो SN1, नो SN2। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। अच्छा गाइस मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, अच्छी फील आएगी थोड़ी सी। इसमें मैंने डाला H2O बच्चों। क्या बनेगा गाइस? अगर समस्या आ रही है तो सोच लो, Ag+H2O। H2O का वैसे तुम्हें पता हो जाना चाहिए, याद होना चाहिए कि हम सॉल्वोलिसिस का केस है, इसमें हम SN1 ही सोचेंगे। तो क्या होगा बच्चों? X की जगह OH जुड़ेगा बेसिकली। रीअरेंजमेंट हम करेंगे नहीं अभी, फॉर द टाइमिंग मैंने ऐसा केस लिया है जिसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज इसमें दोनों प्रोड बनेंगे गाइस, दिस एज वेल एज दिस बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? दैट्स गुड। लेकिन यहीं पे अगर मैं एक्वस QH दे मारता तो इन्वर्जन होता, अपोजिट साइड से अटैक होता, मतलब ये बनता, सॉरी ये बनता। क्लियर है बच्चों? यू वुड हैव गॉट ओनली वन प्रोड। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है हर एक बच्चे को? दैट्स गुड। कर लो नोट बच्चों, नोट इट डाउन। समझ में आता जा रहा है ना वैसे? गुड। नोट कर लिया? कि ये SN2 मैकेनिज्म से आ रहा है, वो SN1 से आ रहा था। उसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा था, इसमें डायरेक्ट अटैक हो रहा है ऑपोजिट साइड से। समझिए गाइस? गुड। नाउ इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट फॉर SN2 बच्चों। इफ both reactant and nucleophile are neutral species, rate of SN2 increases with increase in polarity of solvent if either reactant or nucleophile or both are charged. Rate of SN2 decreases with increase in polarity of solvent. ये भी सिर के ऊपर से गई होगी स्टेटमेंट, लिख लो, मैं फिर मैं समझाता हूँ। कर लिया नोट बच्चों? ये SN2 करता है, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक?
या फिर मैं ये काम करता हूँ, एक्वस हटाता हूँ, सिर्फ क्यू एच लिखता हूँ, या ओ एच माइनस लिख दिया सिंपली। इसके अंदर हमारा किस टाइप का सॉल्वेंट प्रेफर्ड होना चाहिए? इसमें तुम्हारा जो रिएक्टेंट है दैट इज नॉट चार्ज, न्यूक्लियोफाइल इज चार्ज, इट इज प्रेफर्ड के पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट कम हो फॉर SN2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो हम कहते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसे केसेस में कैसा सॉल्वेंट चाहिए? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रेफर्ड क्या है बच्चों? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है यहां तक गाइस? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, मैं एक काम करता हूँ, इसका ट्रांजिशन स्टेट और बनाता हूं। ये ट्रांजिशन स्टेट है। मुझे बताओ रिएक्टेंट में ही दोनों है, रिएक्टेंट में ही दोनों है। मुझे बताओ रिएक्टेंट ज्यादा चार्ज है या इंटर जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ज्यादा चार्ज है? रिएक्टेंट इज मोर चार्ज, मतलब यहाँ पे पूरा -1 चार्ज है, यहाँ पे -del चार्ज है। चार्जेस ज्यादा किस में है, रिएक्टेंट में या तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट में? रिएक्टेंट में। तो अगर तुम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेते हो तो इट विल फेवर दिस रेदर देन दिस बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई ये ज्यादा पोलर है, ये कम पोलर है। जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कम पोलर है, रिएक्टेंट ज्यादा पोलर है। अगर तुम ज्यादा पोलर सॉल्वेंट उठा लोगे, जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उठा लोगे, तो इट विल फेवर दिस, हेंस द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। समझ आया नहीं आएगा? बेटा ऐसे मान के चलो, उस हिसाब से देखो कि अगर तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज्ड है सॉल्वेंट से, तो इट विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट स्टेबलाइज्ड है सॉल्वेंट से, तो फिर वो टूटना ही नहीं चाहेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये कम पोलर है, ये ज्यादा पोलर है, तो हमारा अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे तो ये रहना चाहेगा रेदर देन दिस, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लोगे तो दिस विल बी फेवर्ड ओवर दिस बच्चों। ट्रांजिशन स्टेट बन गया तो प्रॉड भी बन ही जाएगा। हाँ है ना गाइस? तो दैट इज पॉसिबल, चाहे तुम्हारे दोनों रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों चार्ज हो या उनमें से एक चार्ज हो, दिस इज द सिनेरियो। अगर दोनों ही न्यूट्रल हैं, जैसे इसमें क्या बनेगा? ये बनेगा बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? अब इसमें तुम्हारा क्या हो रहा है बच्चों? पहले चार्जेस नहीं थे, अब ज्यादा चार्जेस आ रहे हैं। अब ज्यादा चार्जेस आ रहे हैं तो इट इज काइंड ऑफ ऑब्वियस गाइस कि तुम्हारा क्या होने वाला है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करेगा? इसको बच्चों। या इट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? दैट्स गुड। कोई डाउट किसी बच्चे अगर को? TPS हो ही रहा है तो वो SN1 की तरफ ही फेवर हो जाएगा। हाँ बेटा, अगर TPS हो ही रहा है तो SN1 की तरफ पोलर favor प्रोटिक हो जाएगा। सॉल्वेंट। अगर मान लो सेकंड डिग्री का वो फॉर्म हो सकता है, तो वो फिर SN1 नहीं कर देगा। तुम इस रिएक्शन की बात कर रहे हो? नहीं, जैसे अगर इस रिएक्शन की जगह में आपने बोला था कि जो सेकंड डिग्री होता है, हाँ हाँ, तो उसमें वो SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता तो है। उसमें ही अगर हमने TPS डाल दिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो चांसेस है SN1 भी हो जाए। हाँ तो हो सकता है, फिर वो भी सकता है इसमें। इसलिए ज्यादा जो हम SN2 के केसेस देखते हैं वो यही देखते हैं। ज्यादा SN2 जो तुम ऑब्जर्व करते हो इसमें ऑब्जर्व करते हो। ज्यादा तुम्हारे SN2 की जितनी भी केसेस बनेंगे वो यही वाले बनते हैं। RX में KCN डाल दिया, इस टाइप से ही तुम्हारी ज्यादा रिएक्शन आती है। हाँ हाँ बेटा ये लो। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? समझ में आया नहीं आया गाइस? कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दैट? गुड। अब आते हैं
नेक्स्ट बच्चों, यू वांट अ ब्रेक और टू? चाहिए? टू नहीं, वो ब्रेक और नॉट, सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। हाँ, तो बच्चों यहां तक समझिए गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक, SN2 इज ऑलमोस्ट ओवर, ऐसे मान के चलो SN2 इज ऑलमोस्ट ओवर। मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ, पहले पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और बता देता हूँ, उसके बाद विल गो ऑन टू दैट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, मैंने बताया था ना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर SN2, हाँ है ना बच्चों? उसमें आता है DMSO, DMA, DMF, तीनों का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाइमिथाइल एसिटामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ऑल थ्री ऑफ देम आर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है बच्चों? DMSO, DMA, DMF, इनमें अगर ये हमें दे रखे हैं सॉल्वेंट, डायरेक्टली अज्यूम SN2। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। आगे चलें, आगे करते हैं गाइस। मूवीज में आएगा ना वो टेट्राहेड्रल, कौन सा? तो जो पुराना हो गया और टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, हाँ हाँ गाइस, क्लियर है यहां तक बच्चों? ऑल राइट, अब आते हैं नेक्स्ट। गाइस आवाज नहीं प्लीज, ध्यान से देखो हमारा न्यूक्लियोफिलिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों। गाइस देखो, हमारा बेसिक स्ट्रेंथ पे आते हैं पहले। भाई क्या किया इस बच्चे ने, एक मिनट रुकना बच्चों। हाँ बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ गाइस, बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिक स्ट्रेंथ F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। ये हम किस में जा रहे हैं गाइस? इन अ ग्रुप। ग्रुप में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों, ग्रुप में हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब जितना छोटा साइज उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं पीरियड में, जिसमें डोनर एटम इज लाइंग इन अ, दे आर लाइंग इन अ पीरियड। गाइस ध्यान से देखो, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, दे ऑल वर लाइंग इन अ ग्रुप। ग्रुप में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा F माइनस में होगी, हाँ है ना बच्चों? गुड। अब इनमें हम, ये है इन अ पीरियड गाइस, पीरियड में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। अब मुझे बताओ, कार्बन की डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है या नाइट्रोजन की? कार्बन की। नाइट्रोजन की ज्यादा है या ऑक्सीजन की? इन दैट ऑर्डर गाइस। समझ आया नहीं आया बच्चों? आया ना गाइस? गुड, ऑल राइट। अच्छा एक चीज और बच्चों, वन सेकेंड, रुक जाओ बच्चों। F माइनस NH2, इसमें दिस इज द ऑर्डर गाइस, दिस इज द बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों, दिस इज द बेसिक स्ट्रेंथ।
तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो इसका बेसिक स्ट्रेंथ R माइनस से कम होगा। मतलब अगर तुम CH3 माइनस को कंपेयर करो और CS ट्रिपल बॉन्ड C माइनस को कंपेयर करो, तो इनमें से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा गाइस? दिस वन। डोनेटिंग टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। इसकी कम क्यों होगी? क्योंकि इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसकी पुलिंग टेंडेंसी है ना कि डोनेटिंग टेंडेंसी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये अब फैक्टर रिमेंबर हो गया, ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? हाँ बेटा, कौन सा फैक्टर बेटा? मोर एस कैरेक्टर बेटा। जो कार्बन है उसके अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा है, CH3 माइनस में एस कैरेक्टर कम है, और CS ट्रिपल बॉन्ड C माइनस में एस कैरेक्टर ज्यादा है। एस कैरेक्टर ज्यादा मतलब पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा है, ना कि डोनेटिंग टेंडेंसी। वो आइडिया कि उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी थोड़ी कम हो गई, एस कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो डोनेटिंग टेंडेंसी थोड़ी। तो फिर वो F माइनस ज्यादा हाँ बेटा, F माइनस ज्यादा इसीलिए मैं कह रहा हूँ दिस इज फैक्ट टू रिमेंबर, ठीक है ना बेटा? दिस इज फैक्ट टू रिमेंबर। इसको तुम एसिडिक स्ट्रेंथ से भी कंपेयर कर सकते थे। अगर तुम HF CS ट्रिपल बॉन्ड CH और NHC इनका एसिडिक स्ट्रेंथ देखोगे तो HF इज मोर एसिडिक देन दिस। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखोगे तो ये ऑर्डर है, और अगर बेसिक स्ट्रेंथ देखोगे तो ये है। तो तुम्हें पता है जो बेस स्ट्रांग है उसका एसिड इज वीक। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये एक ऑर्डर हो गया जो कि शायद तुम्हें याद होना चाहिए। याद नहीं है तो मान के चलना कि होप करना कि क्वेश्चन ना आए एग्जाम में, अगर याद नहीं है तो तुम्हें, ठीक है ना गाइस? NH2 माइनस, बस ये एक चीज याद रखना, NH2 माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन दिस बच्चों। क्लियर है यहां तक? मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूं इसको समझो गाइस। ये है और NH2 माइनस है। तो गाइस सिंस दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये यहां से हाइड्रोजन ले जाएगा। अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज व्हाट यू विल गेट, दिस इज व्हाट यू विल गेट। Reaction goes in direction of weaker base, weaker acid. Reaction goes in direction of weaker base and weaker acid. ये weaker base है as compared to NH2 minus. समझ आया नहीं आया बच्चों? हाँ है ना? मतलब NH2 माइनस इस हाइड्रोजन को ले जाएगा और ये बना देगा। दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस, फैक्ट टू रिमेंबर। ओके, लेकिन अगर तुम F माइनस के आगे करना चाहोगे तो नहीं होगा, कि F माइनस इज अ वीकर बेस देन दिस बच्चों। तो अगर तुम यही रिएक्शन NH2 माइनस के बजाय F माइनस लोगे, रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। अच्छा गाइस, एक और चीज, इफेक्ट ऑफ, ये तो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ। पहले आते हैं न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ पे आते हैं। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ गाइस, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ तुम्हारा पीरियड में इट इज सेम एज बेसिक स्ट्रेंथ, बट इन अ ग्रुप इट इज ऑपोजिट ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों? तो मुझे बताओ I माइनस और F माइनस में विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल? I माइनस और F माइनस में I माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। जैसे CH3 माइनस हमने लिया, NH2 माइनस लिया, OH माइनस लिया, F माइनस लिया, बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज सेम। ठीक है ना गाइस? यही न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ होगा, यही बेसिक स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर तुम इसमें देखोगे तो न्यूक्लियोफिलिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ आर ऑपोजिट। F minus was the strongest base, I minus is the strongest nucleophile। कि न्यूक्लियोफाइल में हम सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। हमेशा I माइनस की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इज मोर देन F माइनस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक हर एक बच्चे को? फैक्ट टू रिमेंबर, हम न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ में हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी देखते हैं। अब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी।
I माइनस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है. That is why it is a stronger nucleophile than F minus. I minus is a stronger nucleophile than F minus. I minus is less electronegative, so it has more electron donating tendency. क्लियर है यहां तक बच्चों? जैसे ऊपर वाले में कार्बन हैड मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी देन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन देन फ्लोरीन. समझे या नहीं समझे गाइस? सर क्लोरीन कैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से कम होती है? हाँ, तो उससे हाई होती है. क्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन की बात करें. हाँ 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 हाँ. तो उसके डोनेटिंग कैसे कम होनी चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर बट इसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं. तुम्हारा हाइड्रेशन भी वर्क करता है. इट इज नॉट जस्ट योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज वर्किंग. देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो. हाइड्रेशन भी वर्क कर रहा है. स्टेबलाइजेशन ऑफ F माइनस एंड F माइनस और Cl माइनस का स्टेबलाइजेशन फैक्टर भी वर्क कर रहा है. सो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है बेटा? बच्चों यहां तक समझ गए? अच्छा गाइस, एक और चीज, 1 सेकेंड. यहां तक क्लियर है? इसको देखो बच्चों, CH3 माइनस, ये इसमें से विच शुड बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एंड बेटर बेस? गाइस नॉर्मली हम क्या कहते हैं, जब डोनर एटम सेम है तो जो बेटर न्यूक्लियोफाइल वही बेटर बेस. बेटर बेस में हम क्या देखते हैं नॉर्मली, ये जब डोनर एटम बिलोंग टू द सेम पीरियड. ये पीरियड, ये कार्बन, ये दोनों है, तो जिसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा, दैट शुड बी अ बेटर बेस, राइट? तो दिस शुड बी अ बेटर बेस देन दिस, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन इस कार्बन को डोनेट कर रहे हैं वाया इंडक्टिव. ये वाला कार्बन आगे डोनेट करेगा, तो दिस इज अ बेटर बेस. लेकिन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ में ये आ जाता है. तुम कहोगे सर हमने तो पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ आर सेम इन अ पीरियड, बट देयर इज अ डिफरेंट फैक्टर वर्किंग ओवर हियर, दैट इज योर क्राउडिंग. न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का मतलब है कार्बन पे अटैक. जैसे तुम ऐसे कहो, सोचो RL पे हम इसका अटैक करवा रहे हैं. दिस इज द न्यूक्लियोफाइल गाइस. जब इतना बल्कि न्यूक्लियोफाइल है तो वो इस कार्बन तक, इस एल्काइल ग्रुप तक पहुंच ही नहीं पाएगा. अब बल्कि न्यूक्लियोफाइल इज नॉट एबल टू अटैक द कार्बन एटम, रेदर इट विल टेक द हाइड्रोजन एंड लीव. मतलब वो कहेगा मैं बेस की तरह ऐड कर दूंगा रेदर देन एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल. बच्चों मतलब ये वाला बंदा न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाएगा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर होगी ये चीज? जैसे इट इज इवन इन द केस ऑफ दिस बच्चों, CH3O माइनस एंड दिस बच्चों, इनमें दिस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल. क्यों? होना तो ये चाहिए, इसमें डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, लेकिन ये कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाएगा टू अटैक इट. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ में देयर इज अनदर फैक्टर विच कम्स विच इज क्राउडिंग. बच्चों क्लियर है यहां तक? गुड. अब आते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट. इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर. इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर बच्चों. हाँ बेटा. नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CCl4 या CS2, या वीकली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. वीकली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे नाइट्रोबेंजीन, एसीटोन. बच्चों इनके अंदर हमारा जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो ऐसे दिया होता है, NaX इज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल. ठीक है ना बच्चों? अब अंडरस्टैंड करो गाइस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पे ये जो, अब इसके अंदर देखो बच्चों, यहाँ पे जो NaX है ये Na प्लस और X माइनस की फॉर्म में है.
इनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग है। अगर तुम फ्लोरीन लोगे तो NaF और NaI के बीच में किसमें बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी? सोडियम की। NaF में बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी। फ्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज, इट विल बी मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टिंग दैट Na। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? Na से तुम्हारी बॉन्डिंग फ्लोरीन की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू आयोडीन। तो इसमें तुम्हारा फ्लोरीन तुम्हारा निकलने की टेंडेंसी और RX को RL को अटैक करने की टेंडेंसी, मैं ये ले रहा हूं बच्चों। दिस इज द रिएक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट। RL लिया और NaX लिया और मैं क्या बनाना चाह रहा हूं? RX। मुझे बताओ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा, फ्लोरीन वाला या आयोडीन वाला? आयोडीन वाला विल बी स्ट्रॉन्गर, क्योंकि उसमें से NaI में से आयोडीन का निकलना इज इजियर एज कंपेयर टू NaF से फ्लोरीन का निकलना। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ आता है वो आता है I माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन F माइनस। दैट इज द ऑर्डर दैट यू हैव इन केस ऑफ पोलर वीकली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर। ठीक है ना बच्चों? मतलब इसमें सॉल्वेंट इज नॉट प्लेइंग मच ऑफ अ रोल। क्लियर है यहां तक बच्चों? समझिए गाइस, इसमें दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। इसमें सॉल्वेंट इज नॉट अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? गुड। नेक्स्ट आते हैं पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक का एग्जांपल हमें पता है H2OROH। इनमें क्या होता है बच्चों? तुम्हारा जो वाटर है वो स्टेबलाइज कर रहा होता है नॉट ओनली द, जैसे RL, मैं इसी में फिर रिएक्शन लिखता हूं, RL प्लस न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बीइंग योर हैलोजन बच्चों, न्यूक्लियोफाइल बीइंग योर हैलोजन। ठीक है ना बच्चों? हम कहते हैं RL बॉन्ड ब्रेक होगा, R प्लस L माइनस बनेगा एंड L माइनस विल बी स्टेबलाइज्ड बाय वाटर। याद है नहीं याद है बच्चों? L माइनस को वाटर स्टेबलाइज करेगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वाटर ना केवल लिविंग ग्रुप को स्टेबलाइज करता है, वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को भी स्टेबलाइज करता है। अब मुझे बताओ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल में फ्लोरीन ज्यादा स्टेबलाइज होगा वाटर से, वाटर के हाइड्रोजन से, या तुम्हारा आयोडीन ज्यादा स्टेबलाइज होगा वाटर के हाइड्रोजन से? फ्लोरीन विल बी मोर स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन ऑफ वाटर, क्योंकि फ्लोरीन का छोटा साइज है, वो ज्यादा पुल करेगा हाइड्रोजन को और वाटर। हाँ, इट विल बी मोर डेंसली सराउंडेड बाय हाइड्रोजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है यहां तक बच्चों? जो फ्लोरीन है वो अपने छोटे साइज के कारण इट विल बी मोर स्ट्रांगली पुलिंग द हाइड्रोजन ऑफ वाटर गाइस। इट विल बी मोर स्टेबलाइज्ड बाय वाटर एक तरीके से। हाँ है ना बच्चों? ये हाइड्रोजन से ज्यादा स्टेबलाइज होगा एज कंपेयर टू आयोडीन। हाँ है ना? बोलो गाइस। अब अगर ये ज्यादा स्टेबलाइज हो गया F माइनस, तो इसकी अटैक करने की टेंडेंसी RL को ज्यादा होगी या कम होगी? कम हो जाएगी। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में भी I माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है यहां तक बच्चों? समझ आया नहीं आया गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? I माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन F माइनस। क्यों? क्योंकि तुम्हारा I माइनस स्टेबलाइज नहीं हो रहा वाटर से। स्टेबलाइज नहीं होगा तो वो अटैक करेगा सबस्ट्रेट को। फ्लोरीन स्टेबलाइज हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा तो इट विल नॉट अटैक द सबस्ट्रेट। गॉट इट और नॉट बच्चों? गुड। नेक्स्ट अब आते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता चुका हूं। इसमें बच्चों तुम्हारा F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, दैट इज द ऑर्डर दैट यू गेट बच्चों। F माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। इसको ऐसे मान के लो, न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए था। F माइनस शुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, लेकिन पोलर प्रोटिक में वो स्टेबलाइज हो गया, इसलिए उसकी अटैकिंग टेंडेंसी कम हो गई। यहां पे वो स्टेबलाइज तो हो नहीं रहा, ना F माइनस स्टेबलाइज हो रहा ना I माइनस स्टेबलाइज हो रहा, क्योंकि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है। हाँ बेटा,
H not connected to हाँ, H इज नॉट कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो H ना F माइनस को स्टेबलाइज कर रहा, ना I माइनस को स्टेबलाइज कर रहा। जब स्टेबलाइज ही नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली बात है F माइनस विल बी अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है या नहीं बच्चों? गॉट इट और नॉट? हर एक बच्चों को एक चीज क्लियर हो गई है। अब आते हैं लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे। लिविंग ग्रुप, हाँ बेटा एक मिनट रुक जाओ। इसे फ्यूजेसिटी ऑर्डर भी बोलते हैं। और ऊपर करना है, कर लेना। आगे करें बेटा, मुझे बताओ, दीज आर गुड लिविंग ग्रुप्स और नॉट? अभी हमने देखा था दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स बिकॉज दे आर स्टेबल। दे आर स्टेबल हेंस दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स। मतलब अगर यहाँ पे आर लगा होता तो ये आर ओ बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाता। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे आर ले लेता तो ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाता। हाँ है ना बच्चों? दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स। और अगर मैं यहाँ पे CH3 के बजाय CCl3 ले लेता तो क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा। ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज मेकिंग इट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज हट गया तो उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो अगर तुम CH3 की बजाय यहाँ पे CF3 ले लोगे या CCl3 ले लोगे तो इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कम कर देगा, स्टेबलाइजिंग इट इवन फर्दर गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो अगर मैं यहाँ पे CF3 ले लूंगा इट विल बी अ इवन बेटर लिविंग ग्रुप बच्चों। क्लियर है यहां तक? अच्छा मैंने तुम्हें ये तो बताया था एक्स के अंदर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इनमें से बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है? आयोडीन बच्चों। हाँ है ना गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। आगे चलें। सर आप एक बार वो कार्बोक्सिलेट में आएंगे हाँ वो, तो सर आप उसमें बता सकते हो कार्बोक्सिलेट में मतलब कॉन्सिक्वेंस क्या ऑर्डर होगा? जैसे एक ट्रिपलेट था। अच्छा बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे अगर मैं H ले लेता हूं, H इस पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है क्या? नहीं, H का इंडक्टिव इफेक्ट इज 0। लेकिन CH3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो एक तरीके ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, मेकिंग इट अ पुअर लिविंग ग्रुप या बेटर न्यूक्लियोफाइल। अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब जितना ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, जितना पुलिंग ग्रुप होगा उतना तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे CH3 लेके बजाय C2H5 ले लूंगा तो तुम्हारा डोनेटिंग स्ट्रेंथ और बढ़ गया और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ गया। एक तरीके न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ गया, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखोगे तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कम होती जाएगी। क्लियर है या नहीं बेटा? समझ गए यहां तक? दैट्स गुड। एक क्वेश्चन करवाता हूं बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। इसमें प्लॉट क्या बनेगा? हाँ बेटा, व्हाट इज द प्लॉट दैट यू आर गोइंग टू गेट? CH3 इज द प्लॉट, हाँ है ना? अब मैं दिस इज अ लिविंग ग्रुप, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, हाँ है ना? अब एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ऊपर वाले में SN2 है बेटा, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। सॉल्वेंट अगर स्पेसिफाइड नहीं है, अज्यूम पोलर एप्रोटिक, इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल।
इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इट इज SN2 बेटा। अब इसको देखो बच्चों, हीट करा। पहली चीज गाइस, हीट से तुम्हें ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर जाना चाहिए समथिंग इज गेटिंग एलिमिनेटेड। अब गाइस ये भी SN2 रिएक्शन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाइट्रोजन इंट्रामोलिकुलर SN2 कर रहा है, नाइट्रोजन इज अटैकिंग RX, मतलब इसको ट्रीट करो, दिस इज RX। और NH3 का अटैक करते थे ना गाइस तुम, RX में NH3 का अटैक करते हो, उससे क्या बनना चाहिए भाई? तुम्हें X माइनस हट गया, RNH3 प्लस, उसके बाद उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, RNH2। सिमिलर पैटर्न पे रिएक्शन होगी बिल्कुल। ये इधर अटैक करेगा, ब्रोमीन बाहर निकल गया, ब्रोमीन बाहर निकल गया, ये बनेगा बच्चों, ये बनेगा नहीं बनेगा? नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे NH3 प्लस बना था, उसके बाद हमारा H प्लस एलिमिनेट हो जाएगा, एंड द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट इज दिस बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? तो एक तरीके से ओवरऑल रिएक्शन में क्या एलिमिनेट हो रहा है? Br माइनस एलिमिनेट हो रहा है और H प्लस एलिमिनेट हो रहा है, HBr बाहर जा रहा है। बेसिकली इट इज एलिमिनेशन ऑफ HBr, इट इज एलिमिनेशन ऑफ HBr। हाँ बेटा बोलो क्या कह रहे थे? सर आप बताया था कि SN और SN2 एक दूसरे में होते हैं, तो यहाँ पे तो हमने हीट प्रोवाइड करी है उसमें, तो बेटा नॉर्मली तुम्हारा जो रिएक्शन होती है वो तुम्हारा, जब दोनों के दोनों ही तुम्हारे वो होते हैं, एक अगर एक चार्ज है या दोनों चार्ज हैं, तब तुम्हारा रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, जिसमें फेवर्ड होने के चांसेस कम है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल इज नॉट स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए यू हैव टू प्रोवाइड हीट टू एलिमिनेट इट। अगर OH माइनस होता, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता, तो हमें हीट देने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे हीट इसलिए देनी पड़ रही है बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल, द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज वेरी वीक। क्लियर है बेटा? अच्छा एक और चीज बच्चों, वैसे भी याद रखना, हीट अगर दे रखा है दैट इंडिकेट्स एलिमिनेशन ऑफ अ ग्रुप, ठीक है ना बच्चों? रिमेंबर दैट एज अ फैक्ट, हीट मींस एलिमिनेशन ऑफ समथिंग। ज्यादा जब भी तुम्हें हीट दिखे समझ जाना कि कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, SNI। लेट अस गो ऑन टू SNI बच्चों, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। गैस मैकेनिज्म में मैं बिल्कुल नहीं जा रहा, ध्यान से देखो बच्चों। प्लस SOCl2, इसमें क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखो, यू गेट RCl प्लस SO2 प्लस HCl, दिस इज व्हाट यू गेट बच्चों। ऐसे देखो, SO और O, SO2 बाहर निकल गया, एक HCl बाहर निकल गया, और एक जो Cl है वो R पे अटैक कर गया। क्लियर है बच्चों? दिस इज द रिएक्शन दैट यू हैव। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, इसके अंदर होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसमें देखा गया देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आर को मैं मान के चल रहा हूं, जो OH से कनेक्टेड आर था, दैट कार्बन वाज कायरल। यहाँ पे तुम्हारा प्रोड जो बन रहा है उसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। रिटेंशन अभी तक हमने किसी भी केस में नहीं देखा, ना SN1 में ना SN2 में बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? इन दिस केस देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आई एम नॉट गोइंग इनटू द मैकेनिज्म, जस्ट लर्न इट एज अ फैक्ट। ठीक है ना गाइस? दूसरी चीज, अगर मैं SOCl2 ले लेता हूं विद पायरिडीन, दैट रिजल्ट्स इन SN2, तो उसमें तुम्हारा क्या होता है बच्चों? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। प्रोड सेम बनेगा, बट हियर देयर इज इन्वर्जन बच्चों। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट यू ऑब्जर्व। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझ गए? गुड, जस्ट रिमेंबर इट एज अ फैक्ट बच्चों। क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड। अब आते हैं, नहीं अब एक काम करते हैं, अभी नहीं आते, मैं NGP करवाने वाला था, NGP को थोड़ी टाइम तक रोक देते हैं। लेट अस नॉट डिस्कस, वन सेकेंड बच्चों, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग वन। बच्चों इसके अंदर जो है, दिस इज द लिविंग ग्रुप, दिस इज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ये इंट्रामोलिकुलर SN2 है।
अगर वो टर्म ही चाहिए तो दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर SN2 विद इन द सेम मॉलिक्यूल इज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। बच्चों क्लियर है यहां तक गाइस? किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक बोलो? कोई डाउट नहीं? दैट्स गुड।